फेरूज एक अमीर और इज़्ज़तदार घराने से रिश्ता जोड़कर खुद भी मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होने की शदीद आरज़ू में गरक होकर ये भूल चुका था कि उसकी बेवा वालिदा शादी का इरादा बदलने के उसके फैसले से किस तकलीफ से गुजर रही थीं। होटल के कमरे में अफसरदा किस्म की फिजा कायम हो चुकी थी। उसकी वालिदा का मजबूर और बेबस दिल अब थक हार कर दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ अपने भाई की खिदमत गुजार बेटी सहर का गहरा एहसास था, जो फैरूज पर खुलूसे दिल फिदा थी और ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो उसके माँ बाप के माली हालात बिगड़ने पर उससे यूं बेवफाई करेगा। दूसरी जानिब अपने फर्मा बरदार बेटे की खुशी थी, जो अब जुया के बड़े दौलतमंद घराने में शादी के लिए जिद कर रहा था। फैरूज की ख्वाहिश पूरी हुई या उसकी वालिदा की खुशी बरकरार रही, जानिए हमारी आज की इस वीडियो में। मुअज़्ज़िज़ सामिईन और नाज़रीन, खुश आमदीद। कहानी का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश है। जब फैरोज के लगातार बहने वाले अश्कों की नमी उसकी वालिदा को महसूस हुई तो उनकी ममता जोश मारे बगैर न रह सकी और उनका दिल फैरोज के लिए नर्म पड़ गया। उन्होंने न चाहते हुए भी इंतहाई बेदिली से ये फैसला किया कि वो सहर और उसके माँ बाप से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेंगी और दुआ करेंगी कि सहर को फैरोज से भी बढ़कर कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए, जिससे उसको फैरोज से भी ज्यादा प्यार मिले। फैरोज ने वालिदा की जबान से रिजामंदी की खुशखबरी सुनते ही छोटे बच्चों की तरह माँ का माथा, हाथ और पांव चूम लिए और उनका बेपनाह शुक्रिया अदा किया और उनकी सलामती की दुआएं भी कीं। अगले रोज फैरोज और उसकी वालिदा जविया के घर पहुंच गए, जहां उसके घर वालों ने उनकी खूब खातिर मदारत की और अगले 6 महीने बाद उनकी शादी तय पा गई। फैरोज और उसकी वालिदा की वतन वापसी पर जब सहर और उसके घर वालों पर यह हैरान कुन और परेशान कुन हकीकत खुली तो उनके घर में जैसे क़यामत बर्पा हो गई। सहर के वालिद कारोबार में भारी नुकसान के सदमे से पहले ही बहुत निढाल थे और उसकी वालिदा भी इस परेशानी के सबब बेजान सी होकर रह गई थीं। इन मुश्किल हालात में सिर्फ उनकी बड़ी बेटी और दामाद उनका दुख दर्द बांटने की हर मुमकिन कोशिश करते थे। सहर ने अक्लमंदी और सूझबूझ से काम लेते हुए अपने माँ बाप से मिन्नत समाजत करके कहा था कि वो फैरोज या उसकी वालिदा से इस सिलसिले में कोई शिकवा या शिकायत न करें और इस सानेहे को तमाशा न बनाएं, बल्कि खामोशी से ये दुख बर्दाश्त करें और मामला अल्लाह ताला पर छोड़ दें कि वो खूब अदल व इंसाफ करने वाला है। इस अचानक गहरे सदमे से सहर के दिल पर जो चुहरियां चल रही थीं, उसने अपने माँ बाप को उसका जर्रा बहर भी एहसास न होने दिया, मगर आधी रात को वो अपना कमरा बंद करके सजदे में गिरकर खूब रोती और फैरोज के लिए बद्दुआएं करती कि उसके दिल को कभी सुकून न मिले और वो हमेशा औलाद के लिए तरसता रहे। उसे खुद से ज्यादा माली परेशानी में मुब्तला अपने माँ बाप पर होने वाली इस बेजा ज्यादती का बहुत दुख था, इसलिए वो शादी के सिलसिले में फैरोज की बेहिसी और उसके जिल्लत आमेज तर्ज अमल पर कैसे बुरी दुआएं न करती। सहर के माँ बाप ने जब ताया कि बेटे दानिश के लिए उसके रिश्ते से वक्ती तौर पर इनकार किया था तो दानिश एला तालीम के लिए बरितानिया चला गया था। वहां तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने अपने वालिद की रजामंदी से एक बड़ी सरमायाकारी करके अपने कारोबार का आगाज कर लिया था। बाद अज़ां कुछ हफ्तों के लिए वतन वापस पहुंचने पर उसने अपने माँ बाप को साफ साफ बता दिया था कि वो अपनी शादी का फैसला उनकी मर्जी से मगर खूब सोच समझ कर करेगा। दानिश को जब यह खबर मिली कि फैरोज ने सहर से शादी का फैसला बदल लिया है तो उसने फौरन अपने माँ बाप से दरख्वास्त की कि वो जल्द अज जल्द चचा के यहाँ जाकर किसी भी शर्त के बगैर उसके लिए सहर का रिश्ता मांग लें। दानिश के माँ बाप ने पहले तो इसे अपनी अना का मसला बनाया, मगर बेटे के शदीद और बार बार इसरार पर वो मान गए। चुनांचा फैरोज और जविया की शादी से पहले ही सहर और दानिश की शादी धूम धाम से हो गई। दानिश के वालिद ने उसकी ख्वाहिश पर सहर के माँ बाप की जानिब से होने वाले शादी के तमाम अखराजात ये कहकर खुलूस व मोहब्बत से खुद अदा कर दिए कि सहर के वालिद का बड़ा भाई होने के नाते से ये मेरा फर्ज बनता है। शादी के कुछ अरसे बाद दानिश सहर को भी बरितानिया में मुस्तकिल क़याम के लिए अपने साथ ले गया और वो दोनों वहां की जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने लगे। फैरोज की वालिदा सहर से शादी के सिलसिले में अपने बेटे के नारवा सुलूक और अपनी बेबसी पर बहुत शर्मसार थीं। उनकी फैमिली का सहर के घर वालों से ताल्लुक खत्म हो गया था। वो सहर की दानिश से शादी का सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश थीं और उसके सुख भरे सुहाने मुस्तकबल के लिए बहुत दुआएं कीं, मगर बहुत कम मुद्दत में गुर्बत से अमीरी की शान व शौकत वाली दुनिया में दाखिल होने वाले
ان کے بیٹے فیروز نے اپنی بے پایاں دولت اور ایک نہایت مالدار گھرانے سے رشتہ قائم ہونے کے غرور میں بے حسی کا افسوس ناک مظاہرہ کرتے ہوئے شادی کا فیصلہ بدلنے کی بے حد نامناسب بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیا اور شاندار انتظامات کے ساتھ بیاہ رچا لیا اور اعلیٰ سرکاری ملازمت کو خیر باد کہہ کر امریکہ میں زویہ اور اپنی والدہ کے ہمراہ مستقل قیام کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے وہاں قانونی مشاورت کا دفتر کھول لیا جو بہت جلد کامیاب ہو گیا۔ زویہ اپنا گھر بسانے کے بعد گھریلو ذمہ داریاں احسن طریقے سے پوری کرنے کے ساتھ ساتھ فیروز اور اس کی والدہ کی دیکھ بھال اور خدمت کو ترجیح دیتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زویہ کی والدہ نے اس کی بچپن ہی سے گھرداری کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ فیروز کو اپنے عمدہ انتخاب پر بہت ناز تھا اور وہ انتہائی خوش تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ کی بھی بہت خدمت گزار ہے۔ زویہ نے پرخلوص خدمت کی بدولت رفتہ رفتہ فیروز کی والدہ کے دل میں گھر کر لیا تھا اور وہ بھی فیروز سے بڑھ کر اس سے پیار کرنے لگی تھیں۔ اب فیروز کی والدہ کو اپنی ڈھلتی عمر کے ساتھ زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ زویہ کو اس بات کا بخوبی احساس تھا۔ اب زویہ پہلے سے کہیں بڑھ کر ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے ہر روز الگ سے تازہ پرہیزی کھانا بناتی۔ ایسے میں فیروز کی والدہ آنکھوں میں نمی کے ساتھ بے ساختہ ہاتھ اٹھا کر زویہ کی خوشیوں بھری لمبی عمر اور اس کے نیک دل ماں باپ کی سلامتی اور عمر درازی کے لیے خوب دعائیں کرتی۔ فیروز کی والدہ زویہ کی والدہ سے اکثر رابطے میں رہتی تھیں۔ زویہ کے والدین فیروز کی والدہ کی زبان سے زویہ کی تعریفیں سن کر بہت خوش ہوتے تھے۔ فیروز جب دن بھر کی ذہنی تھکن سے چور ہو کر گھر پہنچتا تو گھر کا محبت بھرا خوشگوار ماحول دیکھ کر غیر محسوس طور پر بہت خوش ہوتا اور اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی۔ فیروز کی والدہ اکثر اپنے بیٹے کو زویہ کی بہترین گھرداری کی بے حد تعریف کرتے ہوئے اسے کہتیں کہ زویہ کی خوشیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اسے کبھی دکھی مت کرنا۔ حالانکہ ان کو بخوبی علم تھا کہ فیروز اور زویہ برسوں سے بے اولاد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو بے حد چاہتے ہیں۔ فیروز اپنی والدہ کی زبان سے زویہ کی بار بار تعریفیں سن کر کبھی کبھار ان سے اپنے عمدہ انتخاب کی داد چاہتا۔ اسی رات اور دن کی گردش میں 15 برس گزر گئے، مگر زویہ اور فیروز اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ان دونوں نے اپنے ملک اور امریکہ میں بھی اس سلسلے میں کئی بار مہنگے سے مہنگے ہسپتالوں میں اپنا معائنہ کروایا، مگر ہر بار دونوں میں کوئی نقص نہ نکلا۔ بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ مکمل طور پر صحت مند ہونے کے باوجود وہ اب تک اولاد سے کیوں محروم تھے۔ انہوں نے روحانی بزرگ ہستیوں اور عاملوں کے ذریعے علاج کے حوالے سے بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور اولاد کے حصول کے لیے جہاں کہیں بھی کچھ امید نظر آئی وہاں اپنا مقصد پانے کے لیے پانی کی طرح پیسہ بہایا، مگر ناکام رہے۔ زویہ کے ماں باپ نے شادی کے پہلے 2-3 برسوں میں اس بات کا سنجیدگی سے نوٹس نہ لیا، مگر اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بیٹی کی بے اولادی کے حوالے سے وہ دونوں میاں بیوی بے حد فکرمند رہنے لگے۔ ان کے فرمانبردار بیٹے اور ان کی بیویاں ان دونوں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر زویہ کی اولاد کے لیے پریشانی ان کی خوشیوں پر غالب آ جاتی۔ وہ دونوں اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھ کر بظاہر خوش نظر آتے، مگر وہ حقیقت میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ دونوں میاں بیوی اکثر یہ کہہ کر ایک دوسرے کا غم بانٹتے کہ خدا کا یہ احسان بھی کیا کم ہے کہ ہماری بیٹی زویہ اپنے گھر میں سکھی ہے اور محبت بھرے ماحول میں عزت سے اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس طویل عرصے میں سحر اور دانش کے ہاں وقفے سے 2 خوبصورت اور صحت مند 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کی پیدائش ہو چکی تھی۔ سحر بھی اپنی بڑی بہن کی طرح اپنے سسرال میں خوشحال تھی۔ سحر سے دانش کی شادی کے بعد اس کے مالدار تایا نے اس کے والد کو کاروبار کے لیے ایک معقول رقم دی، جس سے انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اپنے کاروبار میں دوبارہ کامیابی حاصل کر لی۔ سحر کے سسر، ساس اور ماں باپ دانش کی دعوت پر برطانیہ آتے جاتے رہتے تھے۔ فیروز کی والدہ اپنے بیٹے اور بہو کی شادی کے برسوں بعد بھی اولاد سے محرومی پر نہایت پریشان اور دکھی رہتی تھیں۔ سحر کی خوشیوں بھری زندگی کے احساس کے باوجود ان کے دل میں کبھی کبھی گمان گزرتا تھا کہ شاید زویہ اور فیروز کی اولاد کی محرومی سحر کے دکھی دل سے اٹھنے والی بددعاؤں کا نتیجہ ہے، مگر پھر وہ اس خیال کو دل سے یہ سوچ کر نکال دیتی تھیں کہ شاید یہ محض ان کی بدگمانی ہو۔
कभी कभार उनके दिल में ये शक भी सर उभारता कि फेरोज के सहर से रिश्ते के हतक आमेज इनकार पर उसकी मामानी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी आमिल से जादू टूने के जरिए उसकी औलाद की बंदिश न करवा दी हो। एक रोज जब फेरोज अमेरिका के किसी दूसरे बड़े शहर में अपनी लॉ फर्म की दूसरी ब्रांच के इफ्तिताह की गरज से गया हुआ था, जविया ने अपने माँ बाप को मिलने वाले बेऔलादी के तानों से तंग आकर धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। फेरोज की वालिदा उसकी बुलंद आहोजारी की आवाज सुनकर उसके कमरे में पहुंची तो देखा कि वो जाए नमाज पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने जविया को अपने सीने से लगाकर उसके आंसू पूंछे और उसे हौसला दिया। फिर जब माहौल कुछ पुरसुकून हुआ तो उन्होंने जविया से कहा कि बेटी, अगर मेरे बेटे में तुम्हारी नज़र में कोई कमी है तो उससे खुला लेकर औलाद के लिए किसी और शख्स से शादी कर लो। मैं फेरोज को इस बात के लिए मना लूंगी। जविया ये सुनकर घबरा गई और फौरन कहा, अम्मी जान, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुश नसीबी ये है कि मुझे फेरूज जैसा अपनी बीवी से टूटकर मोहब्बत करने वाला शौहर और आप जैसी सगी माँ से बढ़कर शफीक सास मिली हैं। मैं किसी हाल में भी हूं फेरोज से अलग होने का नहीं सोच सकती। ये सुनकर उन्होंने देर तक जविया को अपने सीने से लगाए रखा और खूब रोकर दुआएं की कि अल्लाह जल्द जविया और फेरोज को औलाद से नवाज दे। उस रात जविया को यूं महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी पिछले कई बरसों पर पहेली हुई औलाद के हुसूल के लिए की गई इल्तिजाएं उसकी सास की दुआओं के साथ मिलकर कबूल हो गई हैं। जविया के शदीद आह व जारी के वाक़ये के बाद फेरोज की वालिदा की पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से जल्द सहर से उनकी मुलाकात हो जाए। उन्होंने अपने एक अजीज को ये जिम्मेदारी दे रखी थी कि जब भी सहर पाकिस्तान आई वो उनको फौरन इत्तिला दे। कुछ हफ्तों के बाद जब उनको मालूम हुआ कि सहर चंद रोज के लिए पाकिस्तान आई हुई है तो वो अपने बेटे को किसी बहुत जरूरी काम का कहकर अपनी बहू के हमराह पाकिस्तान आ गई। फेरोज की वालिदा को जब ये खबर मिली कि सहर इस वक्त अपने ससुराल में मौजूद है तो वो जल्दी से अपने किसी जानने वाले के साथ जविया से कुछ देर का कहकर घर से निकली और सीधी अपनी भतीजी सहर के घर जा पहुंची। उन्होंने घर में दाखिल होने के बाद जैसे ही फेरोज की तरफ से माफी मांगने की गरज से सहर के पांव पड़ने की कोशिश की, उसने जल्दी से उनके हाथ पकड़कर चूम लिए और बरसों बाद उनसे अचानक मुलाकात पर उनके गले से लगकर रोने लगी। उसे अपनी फूफी के बुढ़ापे में उनका गमजदा चेहरा देखकर और भी रोना आया। वो कहने लगी, फूफी जान, मैंने हर खुशी और गम के मौका पर आपको बहुत याद किया है, मगर अपने माँ बाप के गुस्से के डर से आपसे कभी राबिता कायम नहीं किया। फिर सहर ने बुढ़ापे के बावजूद इतना लंबा सफ़र तय करके अपने यहाँ फूफी की तशरीफ आवरी के लिए उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। उनके बेटे और बहू की भी खैरियत दरियाफ्त की। फिर दोनों फूफी भतीजी ड्राइंग रूम में बैठ गईं। कुछ खातिर तवाज़ो के बाद फेरोज की वालिदा ने सहर से कहा, सहर बेटी, फेरोज अपने किए पर बहुत शर्मसार है और एक लंबी मुद्दत से बेऔलादी की सज़ा भुगत रहा है, मगर इसके साथ साथ बेकसूर जविया, जिसे फेरोज की तुमसे मंगनी का बिल्कुल इल्म नहीं था, मुफ्त में ये सज़ा काट रही है। तुम्हें फेरोज से बढ़कर खूबसूरत, मोहब्बत करने वाला और खुशहाल खावंद मिल गया है और अल्लाह ताला ने तुम्हारे यहाँ किसी खुशी की कोई कमी नहीं रखी। इसलिए मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ कि इन सब इनामों के शुक्राने के तौर पर रब की खुशनुदी के लिए बड़े ज़र्फ और रहम दिली से काम लेते हुए फेरोज को सच्चे दिल से माफ़ कर दो। तुम्हें इस अजीम नेकी और भलाई का बेपनाह अजर मिलेगा। सहर को अपनी फूफी की ये सब बातें सुनकर माजी में फेरोज के लिए की गई बद्दुआओं पर बहुत नदामत महसूस हुई। सहर एक नरम दिल और हसास औरत थी। उसने सबसे पहले अल्लाह ताला से अपनी बद्दुआओं के लिए माफ़ी मांगी और फिर अपनी फूफी के दोनों हाथ अपने हाथों में थामकर अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानते हुए सच्चे दिल से फेरोज को माफ़ कर दिया। सहर की फूफी ने शुक्रिया के तौर पर उसके माथे पर बौसा दिया, उसे गले से लगाकर बहुत दुआएं दी और ये कहकर अपने घर वापस चली गईं कि मेरे बुढ़ापे की लाज रखते हुए अपने यहाँ मेरी आमद की अपने माँ बाप के अलावा किसी और को खबर मत करना। सहर ने अपने माँ बाप के घर जाकर फूफी की आमद, इस बात की पर्दादारी और उनकी ख्वाहिश व इसरार पर फेरोज को माफ़ करने का बताया और बड़ी मुश्किल से उन्हें भी फेरोज के लिए दिल साफ करने पर राजी कर लिया। अब फेरोज की मामानी ने सोचा कि जब सहर अपने घर में खुशहाली और खुशियों की दौलत से माला माल है और उसने फेरोज को सच्चे दिल से माफ़ भी कर दिया है और फिर फेरोज के साथ साथ बेकसूर जविया भी गुज़िश्ता
15 बरसों से बे औलादी का अजाब सह रही है, तो मैं उनके यहाँ औलाद न होने के तावीज़ का असर बरकरार रखवा कर अपनी आकिबत क्यों खराब करूं? चुनांचा उन्होंने गलत तावीज़ करवाने के गुनाह की खुदा से माफ़ी मांगते हुए काले इल्म के जरिए जादू टूने करने वाले बूढ़े आमिल से उसका तवड़ करवाकर उसका असर ख़त्म करवा दिया। फ़ैरोज़ के लिए सहर की सच्ची माफ़ी और उसकी वालिदा की जानिब से औलाद की बंदिश के तावीज़ का असर ख़त्म करवाने के अमल को अभी 1 साल भी नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने ज़विया और फ़ैरोज़ को बहुत खूबसूरत और सेहतमंद जुड़वां बच्चों की सूरत में एक बेटी और एक बेटे से नवाज दिया। इस मुबारक मौका पर सिर्फ ज़विया के ससुराल ही ने नहीं, बल्कि मैके वालों ने भी अपने मुल्क में आकर गरीब रिश्तेदारों, अजीज़ों और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों में खामोशी से लाखों रुपए सदके के तौर पर बांट दिए। फ़ैरोज़ की बूढ़ी वालिदा ने अपनी नौ मौलूद पोती और पोते के अकीके की दावत का इंतज़ाम सादगी से किया और उसमें सिर्फ अपने रिश्तेदारों को बुलाया, जिनमें ज़ोया के ख़ानदान के कई अफराद के अलावा फ़ैरोज़ के दोनों मामू भी अपने अपने घर वालों के हमराह शामिल थे। वो सब पिछली तमाम नाराज़ियाँ भुलाकर दिली खुलूस और मोहब्बत से इस खुशियों भरी तकरीब में शरीक हुए। इस दिलकश और यादगार दावत में सहर ये सोचकर बेइंतहा खुश थी कि जैसे उसने फ़ैरोज़ को सच्चे दिल से माफ़ करके दोनों जहानों में अपनी और अपने माँ बाप की सुर्खरुई का सामान कर लिया है। बेपनाह खुशी का ये आलम फ़ैरोज़ और ज़विया पर भी तारी था। दोनों बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे कि उसने अपने बेपाया फजल और करम से उन्हें ये मुबारक दिन दिखाया है। इस सच्ची कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़्यादा मालदार हो जाने पर हमें गरीब रिश्तेदारों से हरगिज़ बेवफाई नहीं करनी चाहिए और उनकी बद्दुआओं से बचना चाहिए। नेज़ अगर कोई ज़्यादती करे तो उसे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए सच्चे दिल से माफ़ कर देना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो ऐसी नई से नई कहानियों के लिए अल्फ़ा मोरल स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया।